सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 19 नवंबर 2023 को समसामयिक विषय पर आधारित करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानेंगे कौन से ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। चलिए जानते हैं पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को विशेष सुरक्षा एसपीजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सामान्यतः मैं आपको बताऊं एसपीजी किसको कहा जाता है। एसपीजी है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप या गार्ड। ये क्या है? प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और इनके अलावा उनके जो परिवारजन है उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करती है? एसपीजी करती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में इसके महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? उनका नाम है आलोक शर्मा। आलोक शर्मा के बारे में जान लेते हैं। 1991 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं और ये आप यूपी कैडर से हैं। इससे पहले आपके पास में अतिरिक्त महानिदेशक का चार्ज भी था और वर्तमान में इनको महानिदेशक बना दिया गया है। तो ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि ये एसपीजी क्या होती है और किसके लिए काम में सुरक्षा के लिए ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आलोक शर्मा। लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको एक्स्ट्रा चीज और बताता चलूं कि आपने कभी एनएसजी का नाम भी सुना होगा और एनएसजी जो है वो किसकी सुरक्षा प्रदान करती है, किसको देती है? एनएसजी जो होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये किसको सुरक्षा प्रदान करती है? इसका हेडक्वार्टर है मानेसर में। मानेसर कहां पे? दिल्ली के पास में गुड़गांव में मानेसर है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। एनएसजी किसको सुरक्षा प्रदान करती है? जेड प्लस सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करती है? वो करती है एनएसजी। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि जो स्पेशल प्रोटेक्शन जो गार्ड है उसके महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा को। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आलोक शर्मा यूपी कैडर के 1991 बैच के अधिकारी, वर्तमान में जो एसपीजी थे उसके वर्तमान में अतिरिक्त महानिदेशक भी ये थे। चलिए इसके अलावा एसपीजी की जो स्थापना होती है वो होती है 8 अप्रैल 1985 को। कार्य कौन सा है? प्रधानमंत्री, उनका परिवार, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा का जो जिम्मा है वो इन्हीं के पास होता है। लेकिन यहां से शुरुआत होती है किसकी? एनएसजी की। एनएसजी के बारे में आपको बताऊं, अप्रैल 1985 से लेकर के 2 जून 1988 तक सुरक्षा समूह के तौर पर उन्होंने 3 साल बिना किसी कानून के तौर पे इन्होंने काम किया। उसके बाद देखा जाए तो 22 सितंबर 1986 की इसकी विधिवत क्या हुई? स्थापना हुई एनएसजी की। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? मानेसर, गुरुग्राम, दिल्ली के पास में। कार्य क्या है इसका? जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति या स्थान को एनएसजी कमांडो द्वारा 24/7 उनको क्या देते हैं? सुरक्षा प्रदान कार्य करने का कौन काम करता है? वो एनएसजी करता है। इससे पहले वाला जो था ये कौन सा है? एसपीजी है। और एसपीजी किसके लिए है? एसपीजी है प्रधानमंत्री के लिए। चलिए, और अभी वर्तमान में एसपीजी के जो महानिदेशक है वो आलोक शर्मा को बनाया गया है। चलिए जानते हैं दूसरा प्रश्न संख्या 2। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी द्वारा बनाई गई भारत की पहली दवा नेरीवियो किससे संबंधित है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइग्रेन की जो दवा है उसको इस प्रकार से लेबोरेटरी के द्वारा उसको इजाद किया गया है। इसके अंदर आपको उस दवा को खाने की जरूरत नहीं है। एक विशेष प्रकार का एक उपकरण होता है जो आपको हाथों में बांधना होता है और 60 मिनट के अंदर अंदर अगर उसको आप बांध लेते हैं तो उसकी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती और तत्काल प्रभाव से वो काम करना शुरू कर देता है। और इसी के संदर्भ के अंदर डॉक्टर जो रेड्डी लेबोरेटरी है उसने इस उपकरण को क्या किया? इजाद किया है, जिसमें माइग्रेन की दवा अब लेने की आवश्यकता मरीजों को नहीं पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। माइग्रेन के लिए डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी द्वारा नेरोवियो की पेश की गई है। इसमें जो दवा मुक्त माइग्रेन प्रबंधन के लिए एक पहनने योग्य थेरेपी उपकरण है। नेरीवियो जो है वो 12 वर्ष और उससे अधिक जो सीमा के जो लोग हैं, आयु वर्ग के जो लोग हैं, वही इस उपकरण को धारण कर सकते हैं। डिवाइस में ऊपर बाह में इसको पहना जा सकता है और तीव्र उपचार के लिए सिरदर्द शुरू होने के 60 मिनट के भीतर या उसको रोकथाम के हर वैकल्पिक अल्टरनेट डेज में इसको आपको क्या करना होगा? इसका उपयोग करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्टर जो लेबोरेटरी है कौन सी? रेड्डीज वाली, विश्व की सबसे बड़ी लेबोरेटरी में से एक है। ये क्या काम करती है? एक तो करती है दवाई निर्माता का कार्य भी करती है। इसके अलावा जो लेबोरेटरी से संबंधित जो टेस्ट होते हैं वो भी ये इसके द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद में है। किसने इसकी शुरुआत करी? इसकी शुरुआत करी है कौन सी? इनकी शुरुआत करने वाले जिनका नाम है डॉक्टर अंजी रेड्डी के द्वारा। और वित्त वर्ष 2023 का जो चौथा तिमाही था, जो क्वार्टर एंडिंग था, उसके अंदर इनका जो शुद्ध लाभ है वो 1959 करोड़ का शुद्ध लाभ इसको प्राप्त हुआ है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 3। भारत में हवाई मार्ग द्वारा सप्लाई के लिए स्टार्टअप रेडविक द्वारा किस राज्य के अंदर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? अब मैं आपको बताऊं, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि दूर दराज और साथ में हिली माउंटेन एरिया है, तो वहां पे दुर्गम इलाके हैं और यातायात के साधन और संचार व्यवस्था भी ज्यादा दुरुस्त नहीं है। तो दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों को समय पे दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार का एक सिस्टम तैयार किया गया, जिसको ड्रोन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे दवाइयां क्या करी जाएंगी, भेजी जाएंगी। और इसी के लिए स्टार्टअप की शुरुआत की गई और उस स्टार्टअप का जो नाम है वो कौन सा, रेडविक है। तो रेडविक के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार का क्रियाकलाप किया जाएगा, जिसमें दूरस्थ स्थानों पर बैठे लोगों को उपचार, उपकरण और इसके अलावा जितनी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके उपकरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अरुणाचल प्रदेश है, रेडविक एक्ट के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी ग्रामीण समुदायों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा चुकी है। यह परियोजना कौन कौन से जिले से शुरू होगी? है पूर्वी कामेंग जिले के एक शहर सेम्पा में इसकी क्या होगी, शुरुआत होगी, जो सड़क आधारित लॉजिस्टिक की तुलना में 8 गुना तेज होगी। कि जो कोई सामान सड़क के द्वारा किसी दूसरे गंतव्य स्थान पे भेजा जाएगा तो उसमें अगर यहां पे 1 मिनट लगता है तो सड़क के द्वारा मिलेंगे कितने, 8 मिनट लगेंगे। और इसी को कम करने के लिए इस प्रकार की चीजें करी जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं कि हाल ही में वहां पे 3 बाघ अभ्यारण्य जिनकी भी वहां पे क्या करी गई, स्थापना की गई, जिसमें नामदफा, पक्के और कमलांग 3 ऐसे राज्य यहाँ पे क्या है, इसके टाइगर रिजर्व है। अभी और बात करते हैं कि आरबीआई ने अभी अपना वहां पे एक उप क्षेत्रीय कार्यालय भी वहां पे खोला, हालांकि पहले वहां पे नहीं था, लेकिन हाल ही के दिनों में 1 महीने पहले वहां पे आरबीआई के द्वारा एक नवीन पेशकश की गई, जहां पे आरबीआई की सुविधा से महरूम था कौन, अरुणाचल प्रदेश, वहां पे भी इसकी शुरुआत की गई है। वहां के जो राज्यपाल हैं उनका नाम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक है और फेमा खांडू वहां के क्या है, वो है उनके मुख्यमंत्री। अरुणाचल प्रदेश हमेशा चर्चाओं में क्यों बना रहता है कि चाइना जो है अपना उसको अधिकृत एक भाग मानता है कि हमारा जो इंटीग्रल पार्ट है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, जबकि भारत का मानना है कि हमारा ये अभिन्न अंग है। लेकिन दोनों के बीच में इस राज्य के प्रति कभी कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसका जो सबसे मेन कारण है वो तवांग किस लिए इंपॉर्टेंट है? तवांग के अंदर तिब्बती एक वहां पे बहुत बड़ा बौद्ध मठ है और वहीं से हमारे जो दलाई लामा जो वर्तमान में जिनकी सरकार धर्मशाला में चल रही, हिमाचल में रही, वो भी यहीं से भाग करके आए थे। और दलाई लामा जो वर्तमान में है उनकी एक भविष्यवाणी है कि इनकी मृत्यु होने के पश्चात अगर कोई दलाई लामा अगर आएंगे, उनकी जो जगह लेंगे, वो भी कहां से आएंगे, तवांग बौद्ध मठ से ही आएंगे। और चाइना को लगता है कि तिब्बतियंस को भड़काने में और चाइना को और ज्यादा असंतुलन की स्थिति पैदा करने के अंदर तवांग का जो ये बौद्ध मठ है ये काफी हस्तक्षेप कर रहा है चाइना के लिए। और इसीलिए चाइना की हमेशा नजर इस तवांग बौद्ध मठ पे भी रहती है, और क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश के सुदूर चाइना के पास में इलाके पे ये स्थित है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि चाइना के मध्य कौन कौन से विवाद अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विवाद हैं। अब देख लेते हैं कि चाइना और भारत के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है उस सीमा रेखा को क्या नाम से उसको किस नाम से उसको जाना जाता है? तो इसका नाम है मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन जो रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को क्या करती है, दोनों को अलग अलग उनको करती है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार के निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है? ऐसा संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपको निजी क्षेत्र के अंदर भी आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन राज्यों की मांग अपने आप में उठती रहती है। उसी के क्रम के अंदर चंडीगढ़ के अंदर जो हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट था उसने इस प्रकार का निर्णय देने के लिए सरकार को मना कर दिया कि हम किसी प्रकार के निजी आरक्षण की वकालत नहीं करते। जबकि हरियाणा सरकार का यह तर्क था कि हमारे को 30,000 रुपए तक की जो नौकरी है, 30,000 रुपए तक की नौकरियों के अंदर हमारे को आरक्षण चाहिए, कौन सा, निजी तौर पे, क्योंकि कंपनियां तो निजी होती हैं, सरकारी कंपनी तो है नहीं कि वहां पे हर प्रकार के आरक्षण को दिया जाए। और कंपनियों का तर्क है कि अगर आप आरक्षण देंगे तो वहां पे गुणवत्ता पे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, और हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, सामाजिक कल्याण का काम हम नहीं करते। और संविधान भी यह कहता है कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता के जो अवसरों की बात करी गई है उसमें निजी आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था वर्तमान में विद्यमान में नहीं है संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार। और उसी के क्रम के अंदर हाईकोर्ट की टिप्पणी है वो भी सही समझ पे आई है कि हम जो है वो निजी आरक्षण तो दिया जा रहा है उसके खिलाफ हम उसको नहीं दे सकते। तो जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, रोक दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, हरियाणा हो जाएगा।
तो इसके अंदर उन्होंने 75% आरक्षण की मांग करी थी कि 75% जो आरक्षण है वो वहां पे स्थानीय लोगों को दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट भी इस पे क्या आ गई है, रोक आ गई है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। हरियाणा है, निजी क्षेत्र में 30,000 रुपए तक की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने का काम के लिए जो हरियाणा और पंजाब सरकार ने इस प्रकार हाईकोर्ट ने जो है उनको नहीं टिकने के कारण समानता के अधिकार से उनको क्या कर दिया, वंचित कर रहे हैं। अनुच्छेद में अब आरक्षण की बात हो रही है, तो आरक्षण के अंदर आर्टिकल 341 और 342 के अंदर एससी और एसटी के आरक्षण का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में समानता का अधिकार है। और समानता अधिकार कब रह जाएगा, जब आप किसी निजी क्षेत्र में वहां के लोगों को ही जब आरक्षण दे देंगे तो वहां पे देश, जाति, लिंग, धर्म और स्थान के नाम से तो आप भेदभाव कर रहे हैं, तो वो क्या है कि संविधान की जो आत्मा है उसके क्या हो जाएगा, वो खिलाफ चला जाएगा। और इसी के संदर्भ के अंदर जो हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है ये बिल्कुल सही आई है। अनुच्छेद 16(1) के अंदर लिखा है कि राज्याधीन नौकरियों और पदों की नियुक्ति में अवसरों की क्या होगी, समानता होगी, जबकि हरियाणा सरकार इसको क्या कर रही थी कि 75% तो पद हमें किसको चाहिए, हमें ही चाहिए। अनुच्छेद 16(2) भी ये कह रहा है कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास के आधार पर किसी को भी भिन्न नहीं माना जा सकता। अनुच्छेद 14 के अंदर हम सब लोगों को पता है विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के समक्ष सब समान है। तो फिर हरियाणा सरकार 75% जो नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो अपने लोगों को क्यों दे रही है, जबकि आरक्षण के अंदर तो भारत का कोई भी नागरिक कहीं पे भी नौकरी पा सकता है। चलिए स्थापना के बारे में बात करें तो हरियाणा और पंजाब दोनों अलग अलग होते हैं 1 नवंबर 1966 को। मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर वहां के मुख्यमंत्री हैं, जबकि बंडारू दत्तात्रेय वहां के राज्यपाल भी है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में भारतीय नौसेना के जंगी जहाज INS कोरा ने किस देश का सफल दौरा करा है? यही अपना पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में हम खबरें सुनते हैं कि श्रीलंका के अंदर 2 जहाज कहां के हैं, चीन के हैं, वो यहां पे गश्त करने का उद्देश्य है उनका, लेकिन और गश्त के साथ में वो कह रहे हैं कि अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन भारत की ये चिंता बड़ी लाजमी है कि वो भारत की जो समुद्री सीमा है उसके बीच में क्या कर रहे हैं, वो हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ की जो सामरिक क्षेत्र है भारत का, उसके अंदर उन्होंने क्या कर लिया, अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास वो कर रहे हैं। और कारण क्या हो सकता है कि भारत को चारों तरफ सी का जो लाइन है उसको क्या करना है, उसको स्ट्रिंग ऑफ पल्स, मोतियों की माला एक फिनोमिना है जिसके आधार पे भारत को चारों तरफ से क्या कर देना, उसको घेर देना है। और उसी के क्रम के अंदर आपको यहाँ पे श्रीलंका दे रहा है और ये भारत का पूरा प्रायद्वीप ये ही यहाँ पे है। चलिए इसी के क्रम के अंदर भारत ने भी अपनी नौसेना के एक जंगी जहाज INS कोरा ने भी श्रीलंका में भेजा था, जहां पे उसने अपना टेन्योर जो कह सकते हैं वहां पे जो गया था उसका सफल दौरा करके वापिस लौट आया है। चलिए श्रीलंका के अंदर गया है, आंसर हो जाएगा श्रीलंका। भारतीय नौसेना का एक गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा था जो वहां पे गया था। अब देख लेते हैं कि चीनी नौसेना के जो जहाज हैं वो कौन कौन से, सियांग 6 है, इसके अलावा सियांग हैंग होंग 3, ये दोनों अभी श्रीलंका के बंदरगाह पे ये डटे हुए हैं। अभी मैं आपको बताता चलूं कि अभी वर्तमान के अंदर श्रीलंका की जो माली हालत थी वो ज्यादा ठीक नहीं थी, हम सब लोगों ने देखा, और आर्थिक मंदी से वो काफी गुजर रहा था। अभी जो है वो अडानी ग्रुप के साथ में, अडानी ग्रुप भारत का एक निजी ग्रुप है, उसके साथ में अमेरिका द्वारा श्रीलंका में पहली बार कोई बहुत बड़ा निवेश किया गया है अडानी ग्रुप के साथ में, जो कोलंबो के आसपास जो पोर्ट बन रहा है वहां के अंदर उसने क्या किया, वहां पे निवेश किया है। तो अमेरिकी एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा कंटेनर टर्मिनल में $5.3 करोड़ का निवेश किसने किया, अमेरिका ने किया, कोलंबो पोर्ट के पास में है। RDFC कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने वाली है। और अभी हाल ही में हमारी वित्त मंत्री महोदया निर्मला सीतारमन ने भी श्रीलंका का विजिट किया था, और वहां पे एक छोटा सा देश है त्रिकोमाली के अंदर उन्होंने SBI की बैंक का भी शाखा का उद्घाटन वो करके अभी आई हैं। अभी हाल ही के अंदर वर्तमान में विश्व कप जो वर्तमान के अंदर भारत में खेला जा रहा है, ये क्रम संख्या का 13 विश्व कप है, और अभी कल इसका आज ही जो है इसका फाइनल होने वाला है। 19 तारीख है चूंकि, तो 19 तारीख को आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया, वो दोनों टीमें आपस में आमने सामने होने वाली हैं। लेकिन सवाल यहां से बन रहा है कि इस बार श्रीलंका का जो प्रदर्शन था वो निराशाजनक रहा,
और उसकी वजह से आईसीसी जो थी उसने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को भंग करने की घोषणा करी है। ऐसा क्यों? क्योंकि श्रीलंका का जो बोर्ड था उसके अंदर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता ही चला जा रहा था, जिसकी वजह से आईसीसी ने उस पर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया है। तो क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने क्या कर दिया, निलंबित कर दिया। किसने किया? आईसीसी ने किया है। सरकार द्वारा बोर्ड में हस्तक्षेप करने के कारण इस प्रकार का कदम आईसीसी को उठाना पड़ा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। P12 इलेक्ट्रिक हाइड्रोफाइल पैसेंजर शिप जो पानी से 3 फीट ऊपर चलता किस देश में शुरू किया गया है? तो भारत में तो ऐसा होने के चांसेस वर्तमान में तो कम लग रहे, लेकिन दिनों दिन जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी भारतीयों के द्वारा इजाद करी जा रही है, तो जल्द ही इस प्रकार के जितने भी जो नवाचार होते हैं उसमें भारत भी आ पहुंचेगा। लेकिन वर्तमान में बात हो रही है किसकी? यूरोपियन कंट्रीज की। यूरोपियन कंट्रीज का स्कैंडिनेवियन, एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है जहां पे छोटे छोटे देश हैं और उनकी जीवन प्रत्याशा की बात करें, चाहे एचडीआई की बात करें, चाहे पर कैपिटा इनकम की बात करें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में उनका अव्वल रहता है और उनका जो रहन सहन, जो लाइफ स्टाइल की जो शैली है वो भी अपने आप में अव्वल है। तो आंसर चला जाएगा इसका स्वीडन। स्वीडन ने इस प्रकार की एक टेक्नोलॉजी इजाद करी जिसमें पानी से 3 फीट ऊपर ये क्या करता है, हाइड्रो प्रोफाइल पैसेंजर जो है वो चलता है और इसकी जो स्पीड है वो भी सामान्यतः 55 के आसपास इसकी स्पीड है और जो फ्यूल का कंजप्शन है वो भी अपेक्षाकृत जहाजों के बनिस्बत कम करता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। स्वीडन है, विद्युत चालित हाइड्रोफाइल यात्री नौकायान है ये। P12 शटल की अधिकतम अवधि जो कितनी है, गति जो है इसकी 30 नॉट मतलब 55 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से एक बार चार्ज होने पर 110 किलोमीटर की रेंज के आसपास ये चल सकता है। पारंपरिक जहाजों की तुलना में 80% कम ऊर्जा का उपभोग करने वाला ये छोटा सा एक यंत्र है। एक हाई प्रोफाइल यात्री नौका है जो वर्तमान में स्वीडन के द्वारा इजाद की गई है। अब देख लीजिए आप, गुड कंट्री इंडेक्स के अंदर स्वीडन क्या है, शीर्ष में है, सबसे अच्छे देशों की में। इसके अलावा स्वीडन जो है एचडीआई इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, पर कैपिटा इनकम है, इसके अंदर अव्वल स्थान प्राप्त करते हैं, जिसके अंदर आयरलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, इस प्रकार के जो देश है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वो अपने आप में शीर्ष स्थान रखती है। इसके अलावा क्या है, नाटो की सदस्यता के लिए अभी इसने आवेदन कर रखा है, इसको नाटो की सदस्यता अभी तक मिली नहीं है। जबकि 31वां राष्ट्र कौन सा है जिसको नाटो की सदस्यता मिल गई है? तो वो कौन सा है? फिनलैंड है। और नाटो ही इस प्रकार का एक मूल जड़ कर और कारण है जिसकी वजह से यूक्रेन और रशिया के मध्य वार चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने भी नाटो की सदस्यता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की कोशिश करी थी और उसको मिल नहीं पाई और रशिया चाहता था कि आप नाटो की सदस्यता नहीं लें, और उसी की वजह से जब यूक्रेन ने उसकी बात नहीं मानी तो रशिया ने उस पर अटैक कर दिया। लगभग 2 साल होने वाले हैं, अभी तक वो युद्ध खत्म होता नजर नहीं आ पा रहा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च मंथली न्यूज़पेपर का नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट नए नए नवाचार करता रहता है। अभी आपको देखें कि अभी वहां पे एक मिट्टी रेस्टोरेंट, जिसके अंदर कह सकते हैं कि वहां पर दिव्यांग लोगों के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, जिसको कहते हैं मिट्टी कैफे के नाम से उसको जाना गया है। तो मिट्टी कैफे की शुरुआत भी अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर की गई है। इसके अलावा आईआईटी के साथ में उन्होंने इस प्रकार का एमओयू किया है जिसमें अदालती जितने भी प्रकार की जो कार्यवाही होती है उनको क्या करना, डिजिटल पटल पे लाना और लोगों को और ज्यादा सुविधाओं से लैस करना। तो हालांकि लगातार सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कहता रहा है कि लंबित केसों की सुनवाई जल्द से जल्द हो और जनता को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसी प्रकार की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की टिप्पणी करता रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल। इस प्रकार की एक मंथली न्यूज़पेपर है जो हर महीने इसको निकाला जाएगा। उद्देश्य क्या है, इसके अंदर हाई कोर्ट की जो हिस्ट्री है, सुप्रीम कोर्ट की जो हिस्ट्री है, उनके क्रियाकलाप, उनके इतिहास और लंबित केसों के बारे में भी वो क्या करते हैं, आपको डिजिटल जानकारी प्रदान ये करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल है ये। उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट की उपलब्धियों और अदालती कामकाज की जानकारी प्रदान करने का इसका उद्देश्य है। न्यायालय के इतिहास और कानूनी प्रक्रिया तथा महत्वपूर्ण मुद्दों की सूचना भी इस न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को देने का इरादा है। मिट्टी कैफे के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। मिट्टी कैफे दिव्यांगों द्वारा पूर्णतः संचालित की इसकी शुरुआत की गई है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आईआईटी मद्रास के साथ में एक एमओयू किया गया जिसके द्वारा ट्रांसक्रिप्शन टूल्स है, पेज ट्रांसक्रिप्शन का सारांश है, अनुवाद है, अदालती परीक्षणों के लिए विशेष प्रकार की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, प्रक्रिया स्वचालन है, कानूनी रूप के लिए बड़ी भाषाओं के साथ मॉडल के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके साथ में भी सहयोग पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ अगर तथ्य जाने तो अभी वर्तमान में 50वें नंबर के वहां के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है जिनका नाम है DY चंद्रचूड़ है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 + 33 अर्थात 34। मुख्य न्यायाधीश को मिला करके सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 34 होती है। और 50वें नंबर के वर्तमान में DY चंद्रचूड़ वहां के मुख्य न्यायाधीश है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान जिसका असर 8 राज्यों में होगा उसका नाम क्या है? तो उस तूफान का नाम है मिथिली। क्या नाम है? मिथिली। किस कंट्री ने इसका नाम दिया? ये दिया है मालदीव ने। क्योंकि हर साल कोई ना कोई कंट्री जिस प्रकार के तूफान आते हैं उस हिसाब से वो नाम देते रहते हैं। लेकिन भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे इसको नुकसान उठाना पड़ सकता है? तो यह प्रायद्वीपीय भारत है ये। और प्रायद्वीपीय भारत के पास में जितने भी छोटे छोटे तो नहीं कह सकते, लेकिन जो राज्य लगते हैं वहां के तट पे जब तूफान टकराएगा तो ऑब्वियस है कि वहीं पे क्या करेगा, वो नुकसान भी करेगा। तो ये जो मिथिली तूफान है ये लगभग भारत के 8 राज्यों पर ये होगा और उसके पास के तट के आसपास वहां पे क्या करेगा, जन धन की हानि करेगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। मिथिली है पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन के पास, सुंदरवन का जो डेल्टा वहां से गुजरते हुए बंगाल से टकरा कर इसके दौरान इसकी रफ्तार कितनी होगी, 80 किलोमीटर होगी। भारत के 8 राज्यों में इसका असर देखा जाएगा। इन राज्यों में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, नागालैंड और मेघालय का जो एरिया है वहां पे ये क्या करने, नुकसान पहुंचाने वाला है। यहाँ वहां के तट पे जो है ये क्या करेगा, हिट करेगा। और उसके बाद में भारत का ये जो मौसम विज्ञान जो केंद्र है द्वारा राज्यों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रफ्तार की तरह से हवाएं चलने वाली हैं और भारी बारिश की चेतावनी उनको दी गई है। अभी बताऊं आपको बात, इसका मालदीव जो है उसके साइक्लोन का नाम क्या रखा है, इसने मिथिली रखा। तो जिस प्रकार आप जो रेडिंग से देख रहे हैं आप, यहां पर सबसे ज्यादा तटों के ऊपर तूफान आते रहते हैं और इसी के संदर्भ के अंदर इस प्रकार का मिथिली तूफान है वो भी आने वाला है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। किस देश की अदालत ने भारतीय नर्स की सजाए मौत के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया? प्रकरण कहां से आता है? प्रकरण आता है यमन से। और भारतीय एक नर्स थी और उन पे आरोप लगा कि उन्होंने एक व्यक्ति को जो कहते हैं जिसको धीमा जो जहर है वो देने के पश्चात उसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। और उसके बाद इनके ऊपर जो है वो मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के अंदर ये दोषी पाई गई और उनको क्या दे दी गई, सजाए मौत दे दी गई। उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, भारत के अंदर भी क्या यहाँ पे पिटीशन डाली गई उनके परिवारजनों के बाद में भी, लेकिन उसका भी अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। और उसको खारिज किसने कर दिया है? यहाँ पे यमन की जो सरकार है, यमन की सरकार ने भी मौत के खिलाफ अपील को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यमन हो जाएगा। यमन है। नर्स उनका नाम है निमिषा प्रिया, केरल की रहने वाली है ये। और एक यमनी नागरिक की हत्या का दोषी पाए जाने के बाद इनको मौत की सजा सुनाई गई है। प्रिया की ओर से यमन की सुप्रीम कोर्ट में सजा माफ करने के लिए अपील खारिज उसकी कर दी गई थी। हालांकि ऐसा एक मामला हाल ही के दिनों हमने और जाना कि कतर की अदालत ने भी 8 पूर्व नौसैनिकों को भी सजाए मौत सुनाई थी। हालांकि सरकार अभी अपने स्तर पे प्रयास कर रही है कि उनको माफी की सजा, उनको जो है कह सकते हैं सजाए मौत, सजा ये जो मौत है उससे उनको क्या मिल जाए, माफी मिल जाए। या दूसरा विकल्प ये दिया गया है कि आपको अगर आजीवन उनको कैदी रखना है तो क्यों ना, अगर कह सकते हैं कि जो हमारे जो बंदी हैं उनका आदान प्रदान अगर हमारे देश में कर देंगे तो उनको सजा देने का काम भी कौन कर देंगे, हम ही कर देंगे। इस प्रकार की बातचीत भी भारतीय सरकार के द्वारा कतर के समक्ष रखी जा रही है। तो कतर की अदालत ने 2022 में भारतीय नौसेना के 8 नौसेना के पूर्व जो कार्मिक थे जो वहां पे काम कर रहे थे उनको वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको मौत की सजा सुना दी गई थी। हुआ क्या था, कतर की सेना से जुड़ी कंपनी अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में ये लोग काम कर रहे थे और वहीं पे इन पे आरोप लगा कि आप हमारे देश की जासूसी कर रहे हैं, भारत के लिए कर रहे हैं, और इसकी वजह से उनको सजाए मौत उनको सुना दी गई थी। दोहा कतर और थोड़े कामों के लिए चर्चा में रहा। अभी पिछले साल हमने देखा कि 2022 के अंदर यहाँ पे फीफा का वर्ल्ड कप भी यहाँ पे हुआ और फीफा के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर बहुत बड़ा आयोजन हुआ और विश्व की बहुत बड़ी टीमें यहाँ पे भाग लेने के लिए आई। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कह सकते हैं पर्यटकों का जो डेस्टिनेशन है उसके तौर पे भी कतर उभरा। और 2022 के जो फीफा वर्ल्ड कप के कह सकते हैं विजेता की बात करें तो यहाँ पे कौन सा था, अर्जेंटीना था, जबकि उपविजेता कौन था, उपविजेता फ्रांस था। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10।
पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध B.N. गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से वो जुड़े हुए थे? आंसर हो जाएगा इसका कला और इतिहास। पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया था और कला इतिहास के वो मर्मज्ञ थे। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने इस प्रकार के लेख लिखे और इतिहास के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा अपने क्या किया, शोध किया। और हाल ही में उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। देख लेते हैं उनके बारे में कुछ अन्य चीजें। कला और इतिहासकार रहे हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे श्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार श्री राम गुप्ता के मार्गदर्शन पर उन्होंने निचले हिमालय की कांगड़ा चित्रकला जो हिमाचल के अंदर है और इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि पर उन्होंने क्या किया, शोध किया। उनके परीक्षक ऑर्थर लेविलिन बाशम इंडोलॉजिस्ट और कला के समीक्षक रहे। तो इन्होंने हिमाचल की जो कला और संस्कृति के बारे में और कांगड़ा जो शैली है जिसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग वहां के नागरिकों के द्वारा किया जाता है एज ए चित्रकला के तौर पे, वहां पे उन्होंने इस चीज का शोध किया। हाल ही में उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, कला और इतिहास से। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। ग्लोबल यूनिकॉर्न की रैंक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त करा है? आजकल यूनिकॉर्न का नाम हम काफी सुनते रहते हैं। क्या है ये? $1 अरब। $1 अरब के ऊपर अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप किसी प्रकार का स्टार्टअप शुरू करता है तो उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। भारत के पास में अभी तक कितने, लगभग 138 यूनिकॉर्न है। अगर विश्व की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कहां पे है, तो ये अमेरिका में है। और नंबर 2 पे कौन सा है, वो है चीन। भारत का स्थान कौन सा आता है इसमें? इसमें आता 3 नंबर। तो यूनिकॉर्न के लिहाज से भारत का कौन सा स्थान है, 3 नंबर का स्थान इतिहास है। देखिए तीसरा स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम है, जबकि चीन इसके द्वितीय स्थान पे है। यूनिकॉर्न क्या है? $1 बिलियन से अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहा जाता है। स्टार्टअप का जमाना है और वर्तमान में सरकारें और केंद्र सरकारें चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न माध्यम से उनकी जो है वो सहायता करी जा रही है एज ए आर्थिक तौर पे देखा जाए तो। वर्तमान में भारत में कुल यूनिकॉर्न कंपनियां कितनी है? 138 है। अब जान लेते हैं कि हॉर्न ग्लोबल के अंदर 500 ऐसी कंपनियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान 5वां है, जहां पे ऐसी कंपनियां लिस्टेड हैं जो सबसे ज्यादा उम्दा कारोबार करती हैं। इसके अलावा एनटीपीसी भारत की एक सार्वजनिक उपक्रम वाली कंपनी है और उसको अभी वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ नियुक्ता 700 ऐसी कंपनियां विश्व के अंदर थी, जहां पे भारत की एक कंपनी थी जिसको कितना स्थान मिला, 261वां स्थान मिला है कि आप वहां पे सर्वश्रेष्ठ नियुक्ता हैं। आप वहां आपके जो काम करने वाले लोग हैं उनकी आप चाहे सेहत का ख्याल रखें, उनकी छुट्टी का ख्याल रखें और अच्छा वातावरण देने का जो कार्य रखते हैं उन्हीं को श्रेष्ठ नियोक्ता कहा जाता है। 700 कंपनियों में से भारत की ओनली एक ऐसी कंपनी है जिसको 261वीं रैंक मिली है। इसके अलावा 700 कंपनियों में भारत की एक भी कंपनी नहीं है। सिर्फ पीएसयू कौन सी है? एनटीपीसी। किसके लिए काम करती है? विद्युत ऊर्जा का काम करती है, उसको 261वीं रैंक मिली है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। किस बैंक द्वारा अशोक वासवानी को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा के जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम था उदय कोटक, और उदय कोटक ने ही कोटक महिंद्रा की क्या करी थी? शुरुआत करी थी। वर्तमान में ये तीसरा सबसे बड़ा, कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा गया तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? मुंबई में है। और वर्तमान में इसके हजारों की तादाद के अंदर इसके एटीएम्स और इसकी संख्या वर्तमान में भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी संचालित है। और अभी वर्तमान में अशोक वासवानी को वहां पे एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया। कारण मैंने आपको बता दिया, कोटक महिंद्रा के जो सीईओ थे उदय कोटक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए, कोटक महिंद्रा की शुरुआत होती है 1985 में। संस्थापक उदय कोटक थे। कर्मचारियों की संख्या लगभग 1 लाख है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। 1780 इसकी शाखाएं। वर्तमान में अगर एटीएम्स की बात करें तो 3000 के आसपास इसके एटीएम भारतवर्ष में संचालित हैं। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के पास में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत का तीसरा स्थान रखने वाला सबसे बड़ा निजी बैंक भी ये है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। सौर ऊर्जा से संचालित रामायण जनयाल किस शहर के अंदर चलाया जाएगा? अब सौर ऊर्जा से और रामायण का जब नाम लिया जा रहा है, और वर्तमान में राम मंदिर का निर्माण कहां पे चल रहा है? अयोध्या में चल रहा है। अयोध्या को पहले किस नाम से जाना जाता था? फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया? अयोध्या। अयोध्या के अंदर अभी अयोध्या सर्किट का भी निर्माण किया जा रहा है। और भारत का सबसे बड़ा भव्य मंदिर जो राम मंदिर है, सरयू नदी के तट पे बनाया उसको जा रहा है। तो अपने आप ये इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर क्या है? वहां पे अयोध्या नाम का एक क्या चलाया जाएगा? रामायण जलयान वहां पे चलाया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? कि ये सौर ऊर्जा से चलने वाला है। सौर ऊर्जा से चलने वाले इस प्रकार के 4 यान हैं जो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सैर कराने वाला है। अधिकतम यात्रियों की संख्या कितनी रहने वाली है? उसके अंदर 3 रहने वाले हैं।
गौरतलब हो कि इससे पहले गंगा विलास नाम का एक क्रूज था जिसको भी पर्यटन के तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करी थी, जो पूरे भारतवर्ष के अंदर नदियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्यटन करवाएगा। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अनिजे। ये आप देख रहे हैं सोलर ऊर्जा से है, बिल्कुल इस पे सोलर रूफटॉप प्लेट्स लगी हुई है और यात्रियों की क्षमता कितनी है, सिर्फ 30 है। सरयू नदी अयोध्या में चलने वाला, अयोध्या की व्यापक सांस्कृतिक और धार्मिक छवि के योगदान देने में इसका अहम योगदान रहने वाला है। तीर्थ यात्रियों पर्यटकों को भगवान राम के जीवन पर एक वैकल्पिक और ज्ञानवर्धन दृष्टिकोण प्रदान करने में एक भूमिका निभाने वाला है। पुराना नाम अयोध्या का फैजाबाद है और अभी वर्तमान में नाम बदलने की प्रक्रिया काफी लंबे समय से चल रही है और विशेषकर यूपी के अंदर, जहां पे अलीगढ़ का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, हरिगढ़ कर दिया गया, जबकि इलाहाबाद का नाम 2-3 साल पहले ही यहाँ पे इलाहाबाद की जगह पे क्या कर दिया गया था, प्रयागराज कर दिया गया था। और रेलवे स्टेशन की बात करें, जहां पे मुगल सराय स्टेशन जो है सबसे बड़ा माना जाता था कि सबसे ज्यादा ट्रेनों का जो कह सकते हैं आवागमन या वहां पे ट्रेनें इंटरचेंज हुआ करते थे, तो मुगल सराय में हुआ करते थे, उसका नाम भी बदल करके क्या कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन इसका कर दिया गया। इसी की बानगी देखिए, झांसी रेलवे स्टेशन है उसको क्या कर दिया, उनका लंबा चौड़ा नाम लिख करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन भी कर दिया गया है। लेकिन जब बात हो रही है कि सरयू नदी के ऊपर इस प्रकार का सोलर एक क्या चलाया जाएगा, जलयान चलाया जाएगा, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एमवी गंगला विलास क्रूज जो है 52 दिनों का सफर 3200 किलोमीटर की दूरी करने वाला, जो वाराणसी से लेकर के कहां तक जाएगा, डिब्रूगढ़ तक जाएगा। 27 रिवर सिस्टम को आपस में जोड़ने का काम करेगा, कई अभ्यारण्य है, इसके अलावा 50 से अधिक विरासत स्थलों के साथ में भी क्या करने वाला, कनेक्टिविटी करने वाला है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए जान लेते आज के सेशन का अंतिम प्रश्न संख्या 14। पेड्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा इसका स्पेन। तो आज के सेशन का जो अंतिम प्रश्न है वो है पेड्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो उस देश का नाम है स्पेन। स्पेन कहां पे? स्पेन है यूरोप में, और वहां पे अभी प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया और देखते हैं उनका नाम कौन सा है। स्पेन के प्रधानमंत्री के तौर पर पुनः क्या हो गए, ये चयनित हो गए। स्पेन के अभी प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं और मूल रूप से जून 2000 में उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया था। कुल 350 सांसदों में से 179 सांसदों को इनको समर्थन मिला, 2/3 के आसपास, और उसके बाद इनको प्रधानमंत्री चुन लिया गया। राजधानी इनकी मैड्रिड है। लेकिन अब जानते हैं कि स्पेन जो है वो नाटो का सदस्य है या नहीं है, यूरो का सदस्य है, ईयू का है या नहीं है? तो बिल्कुल ये ईयू का सदस्य भी है, इसके अलावा नाटो का सदस्य भी है। 30 मई 1982 को 16 सदस्य देश ये नाटो का बन गया था। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर आपने जाने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डिटेल में किया हमने उसका एनालिसिस। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।